नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एमएसएमईज का इकोनॉमी के कई मोर्चों पर अहम योगदान है। फिर बात जीडीपी की हो या मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपोर्ट्स की या फिर एम्प्लॉयमेंट की, पिछले कुछ सेशंस में हमने ग्लोबल ट्रेड के तमाम आयामों का जायजा लिया है और आज हम एक्सपोर्ट्स के एक ऐसे क्षेत्र पर फोकस करेंगे जिसका कुल एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जी हां, आज बात होगी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लीडर्स। आइए स्वागत करते हैं पंकज चड्डा, चेयरमैन ईईपीसी इंडिया, और साथ ही मौजूद हैं आकाश शाह, पास्ट प्रेसिडेंट मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एमसीसीआई। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं पंकज जी के साथ। पंकज जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के सेकेंड टर्म से इंडस्ट्री को कैसी उम्मीदें हैं? ग्लोबल ट्रेड के लिए इसके क्या मायने रहेंगे? टैरिफ्स को लेकर वो काफी वोकल हैं और यूएस इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे बड़ा मार्केट है। आपका आंकलन क्या कहता है? Donald Trump, whatever we say, is a businessman. So maybe it is easier to do business with him than with the previous administration. He's very transactional. हमारे को दो प्रॉब्लम्स इसमें है। वन है कि जो उसने सेक्शन 232 लगाया है वो स्टील एंड एल्यूमिनियम पे, वो इसको और स्ट्रिक्ट नहीं कर देवे। फॉर द सिंपल फैक्ट इज कि जब सेक्शन 232 लगा था, it was on all steel and products from India. Narendra Modi ji visited the White House and met President Biden. He got exclusions on a lot of Indian steel from Section 232. Some of them were general exclusions, some were exclusions which were on a case-by-case basis on this thing. अब as a result of which हमारा export USA में और बढ़ा है क्योंकि हमारे पास काफी आइटमों में 25% 232 ड्यूटी नहीं है। अब पॉइंट ये है कि when Donald Trump comes back again, will that be honored or will he say exclusions were in the past regime, past Mr. Biden, मैं आपका नहीं ऑनर करूंगा। So that is a problem that we feel may happen. आकाश जी, प्रोटेक्शनिज्म और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर आपका क्या नजरिया होगा? वहीं ग्लोबल अनिश्चित माहौल के बीच इंजीनियरिंग सेक्टर की कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी बढ़कर करीब 29% तक पहुंच गई है। इस मोमेंटम को आप कैसे देखते हैं? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स आज के दिन 28% शेयर रखता है टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। उसमें जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो खाली आपके कम टैक्स रेट्स को लेकर नहीं है, उसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म आज के दिन ईयू और यूएस में जैसे पंकज जी भी कह रहे थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत आ गए हैं जिनके कारण हमें एक्सपोर्टरों को काफी असुविधा हो रही है। जैसे यूरोपियन का जो सीबैम है जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, या आप टीआरक्यू की बात करो, या यूएस में जो सेक्शन 232 का अभी पंकज जी ने जिक्र किया, इन सब से क्या होता है, अगर रेट कम भी हो लेकिन एक्सपोर्टर को नॉन टैरिफ बैरियर का सामना करना पड़ता है जिसके कारण एक्सपोर्ट्स में एक रुकावट आती है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो बिजनेसमैन हम अपने लेवल पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम चाहेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और हमारे प्रधानमंत्री प्रोएक्टिव हैं, हम चाहेंगे कि विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका एंड इवन द वर्ल्ड ऑर्डर इन यूरोप, उन्हें प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। पंकज जी, ट्रेड डेटा के मुताबिक अक्टूबर में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में 38% की ग्रोथ रही और आंकड़ा $10 बिलियन को पार कर गया है। आप कुछ इनसाइट्स दे सकें? हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये जो 38.5% ग्रोथ है वो किस आइटम, बेसिकली 3 आइटमों में आया है। फर्स्ट आइटम जो हमारा सबसे बिगेस्ट आइटम जो है चैप्टर 72-73 आयरन एंड स्टील एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, उसमें हमारी 22% ग्रोथ हुई है ऑन मंथ टू मंथ, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अबाउट $500 मिलियन हमारा ग्रोथ उसमें हुआ, वो सेक्टर में हुआ। देन हमारा एक सेक्टर जो ज्यादा ग्रो हुआ है फॉर मंथ टू मंथ, आई एम कंपेयरिंग द 8.5%, क्या आइटम्स में ग्रो हुआ है। द सेकेंड आइटम वेयर इट हैज ग्रोन इज ये हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है।
ये इसमें क्या ग्रो हुआ है कि बेसिकली वी हैव नॉट मैन्युफैक्चर्ड शिप्स बट वी हैव हैड रिपेयर ऑफ शिप्स, रिपेयर ऑफ ओशन गोइंग वेसल्स दैट हैव कम टू इंडिया. सो उसमें हमारा $900 million एक्स्ट्रा हुआ है. सो 900 उसमें है, 500 इसमें है. एंड थर्ड आइटम जो हमारा ग्रो हुआ इन दिस मंथ हैज बीन एयरक्राफ्ट्स आल्सो. एंड एयरक्राफ्ट्स इज दैट इज बेसिकली अगेन हमने काफी एयरक्राफ्ट्स की रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ओवरऑल्स किए हैं. सो उसमें हमारा कुछ $800 million हुआ है. तो मिला के टोटली तीन मिला के रफली अबाउट $2.2 billion का इंक्रीज हमारे तीन आइटम में है, विच इज द मेन थ्री आइटम जिसमें हमारा इंक्रीज हुआ है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल फील दैट 10 बिलियन जो मंथली टारगेट है वो हो सकता है, बिकॉज वी आर हैविंग अ ईयरली टारगेट ऑफ 125 बिलियन. So we are confident that every month to month at least we will hit 10 billion at least. पंकज जी, देखा जाए तो व्यूका दौर में लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर चुनौतियां रही हैं. ट्रेड रूट्स डाइवर्ट हुए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर इसका असर देखा गया है. आप मिडिल ईस्ट में जो ताजा डेवलपमेंट्स हैं उसको कैसे देखते हैं और लॉजिस्टिक्स के लिए इसके क्या मायने होंगे? I think लॉजिस्टिकल स्पेस के लिए तो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज हमारा जो प्रॉब्लम था लॉजिस्टिकल ट्रेड मेनली वाज इन द रेड सी, and that because of the Houthi issue was mainly because of the Middle East crisis. I think after the Israel and Hezbollah ceasefire that has been done, I'm sure the Israel and Hamas ceasefire is also around the corner. So if that section, जो Middle East का जो crisis section अगर खत्म हो जाता है, तो I think the Red Sea route may open up for us. Because that the Middle East was the responsibility. The Houthis का मेन कंडीशन ये था कि अगर आप द मिडिल ईस्ट क्राइसिस को रिजॉल्व करते हो तो वी विल अलाउ पैसेज थ्रू द रेड सी. अगर वो शुरू हो जाता है देन एटलीस्ट वी वुड सेव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इट वुड बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल थ्रू द रेड सी. आकाश जी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट होने वाले एनर्जी इंटेंसिव गुड्स पर लगने की बात है. इसका कारोबार पर कैसा असर दिख सकता है? जो गुड्स यूरोपियन यूनियन के बाहर से हमारे पास आ रहा है उसमें भी जो कॉस्ट ऑफ कार्बन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ हाई एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन यूरोपियन यूनियन के अंदर करते हैं तो हमें एक हायर ड्यूटी देनी पड़ती है. और यही लॉजिक के साथ सीबैम लगा है. और अपने कितना ही कर लें, G2G लेवल में इसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं. इससे कुछ दिनों के लिए राहत भी मिल सकती है, लेकिन सीबैम इन सम फॉर्म और द अदर इज हियर टू स्टे. एडमिनिस्ट्रेटिवली ये जो बर्डन एक्सपोर्टर्स पे आ रहा है, क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, जो प्रोसेसेस हैं, दे आर नॉट वेरी सिंपल, एंड बी the MSMEs are also dependent on the primary steel providers for providing all that information. तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी, क्योंकि एक MSME कितना ही चाहे वो सीबैम में पूरे के पूरे पेपर वर्क और डिक्लेरेशंस एंड कंप्लायंस बिना प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर के डेटा के करना उसके लिए बहुत मुश्किल है. इससे पहले कि आगे बढ़े, एक नजर मौजूदा डेवलपमेंट्स पर, जिसके तहत स्टील इंपोर्ट्स पर जो प्रस्तावित सेफगार्ड ड्यूटी की बात है उसको लेकर इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स ने कंसर्न जाहिर किए हैं. उनका मानना है कि इससे घरेलू बाजार में स्टील की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे इंजीनियरिंग निर्यात अनकॉम्पिटिटिव हो सकता है. देखा जाए तो ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में स्टील का करीब 60% हिस्सा रहता है. एक्सपोर्टर्स का मानना है कि घरेलू स्टील प्रोड्यूसर्स को टारगेटेड मेजर्स के जरिए सपोर्ट किया जाना चाहिए. आइए फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. आकाश जी, एमएसएमईज को ग्रीन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपका क्या मानना है? बीइंग ग्रीन इज नॉट ओनली जस्ट अ स्लोगन. हमें पता है कि आगे के दिनों में बहुत सारी कंपनियां खाली गवर्नमेंट मैंडेट के लिए नहीं, बट क्योंकि उनके खुद के शेयर होल्डर्स और उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहेंगे, वो ग्रीनर कंपनीज के तरफ रुझान दिखाएंगी. तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि हमें सबको ग्रीनर टेक्नोलॉजी
एंड ट्राइंग टू बी एज कार्बन एफिशिएंट एज पॉसिबल उसके तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट के सपोर्ट से एजुकेशन, अवेयरनेस और एक मे बी इवन सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जरूरत होगी ग्रीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप एक बार में चेंज करोगे तो वो बहुत सिंपल भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इंडियन इंजीनियरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल स्टेज पे बनी रहे। आइए पंकज जी का रुख करते हैं। जिस तरह से एफटीएस पर जोर है, इसके जरिए आप नई संभावनाओं को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? पहले के एफटीएस से उसमें थोड़े चैलेंजेस तो थे, क्योंकि एट दैट टाइम मे बी वी वर न्यू इन एफटीएस, तो हमारे को इतना नॉलेज नहीं था एंड मे बी वी हैड गॉन थ्रू एन एफटीए फास्टर देन व्हाट वी शुड हैव। अब जो ये करंट गवर्नमेंट ने 2 एफटीए साइन किए, एक इंडिया यूएई किया है और एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया किया है, 2 इन्होंने किए। इसमें एटलीस्ट व्हाट हैज हैपेंड इज कि हमने एक एनालिटिकल पोजीशन ली है और देखा है कि क्या माल वहां से आ सकता है, व्हाट वी वांट। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने किया तो हमने कोकिंग कोल को 0 किया है, क्योंकि दैट वाज आवर मेजर इंपोर्ट। तो हमने इट हेल्प ऑस्ट्रेलिया आल्सो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का डिमांड भी था और हमारे स्टील प्लांट्स को भी हेल्प हुआ कि उनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विच इज द कोकिंग कोल वो 0 हो गया। एंड वी आर नाउ looking at also FTAs with Latin America, like Mexico, because there we are feeling that there is a lot of demand for our product, and there also our domestic industry is comfortable that वहां से कोई ऐसा कोई item नहीं आए कि it will affect our domestic market. So Mexico is one area where we are looking at it. Peru is another area that we are looking at it. Chile is another area that we are looking at it. So we are looking at FTAs with these nations also, ताकि हम हमारा एक्सपोर्ट को फिलअप देवे एंड इट स्टिल आल्सो डज नॉट इफेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आकाश जी, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना +1 का कैसा असर देखा जा रहा है, और जहां तक अल्टरनेट बाजारों की स्ट्रैटेजी है, हम इस मोर्चे पर कितने तैयार हैं और कंपटीशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? चाइना +1 की जो एक ग्लोबल, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का नारा था, ये कोविड से निकला एक नारा था। क्योंकि कोविड के समय चाइना में एक तो बहुत फैक्ट्रियां काफी दिनों तक बंदी हो गई थी, और दूसरा एक देयर वाज अ लॉस ऑफ ट्रस्ट आल्सो। तो उसके कारण एवरी मैन्युफैक्चरर, हर बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना के साथ साथ एक नॉन चाइनीज सोर्स भी हर आइटम के लिए चुनना चाहता था। उससे हम भारत के एक्सपोर्टरों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अभी भी हो रहा है। लेकिन चाइना +1 ऑटोमेटिकली इंडिया को ही मिलेगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। इंडिया एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में है जहां पे और कंपटीशन है। मैं आपको इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए बता सकता हूं कि जितना फायदा इंडिया को हो रहा है चाइना +1 स्ट्रेटेजी से, आज के दिन उतना ही चैलेंज हमें और देशों से मिल रहा है, लाइक वियतनाम। पंकज जी, FY24 में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स $109 बिलियन रहा, तो FY25 में इंडस्ट्री ने $125 बिलियन का लक्ष्य रखा है, जिस और कदम बढ़ाया जा रहा है। वहीं 2030 तक $300 बिलियन का एम है। क्या ये टारगेट चुनौतीपूर्ण है? अभी फिलहाल we are on the target growth. If you look at the last 7 months, 8 months growth, we are right on the target to do 125. Our question remains is the government's next target is basically 2030 mein we are talking of 300 million. Now 300 million definitely is a very big target, a challenging target, but I think we can achieve it provided the overall exports also grow up. I think we are on course to do it. Definitely it's not an easy target, but if we all put our heads together and if there is no global topsy-turvy come about, अगर ऐसा नहीं हो कि कोई बाई चांस यूक्रेन रशिया का कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जावे, if there is no global issues, I think we are on line to reach 300 billion in 2030. SME एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में राज्यों की भागीदारी और प्रॉमिसिंग एक्सपोर्ट बाजारों की। जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज फोकस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंकज चड्ढा और आकाश शाह के साथ। आकाश जी, आपका रुख करना चाहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आगे चलते हुए आप कैसी हलचल की उम्मीद कर रहे हैं और क्या मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी को भी आप बढ़ता देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक भारत जैसे देश के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट और जितना वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देता है शायद ही और कोई इंडस्ट्री देती हो। हाँ, हम जो अब गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें आपके ये डिलीवरीज एंड ऑल द गिग इकोनॉमी वर्कर्स ये भी अच्छे खासे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं है इन क्रिएटिंग जॉब्स। ऑल्सो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में और कर पाए तो हम रूरल अर्बन माइग्रेशन भी रोक सकते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक बहुत स्ट्रांग रोल है। इसको करने के लिए जो मेरे को आज के दिन लगता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक फोकस लाना पड़ेगा फॉर फोकसिंग ऑन वेरी हाई क्वालिटी एंड हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उससे रियलाइजेशन भी बेटर होगी और बहुत जल्दी कंपटीशन भी हमें प्राइस के दम पे खाली हरा नहीं सकेगा। पंकज जी, इंडस्ट्री 4.0 और एआई के इस दौर में एमएसएमईज कैसे कदम बढ़ाएं और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए खुद को कैसे तैयार करें? वहीं जहां तक प्रदर्शन की बात है, आंकड़े बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में महाराष्ट्र टॉप पर है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। इस पर आपकी राय? State-wise position is concerned, Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu are constituting more than 55 to 56% of engineering exports, right? So definitely, India's exports are also, in that same region. So, I agree that these three states are very important, but we have to have a holistic approach and try and see that the other states also catch up. And I think they are catching up. The advantage with these three, for us, three states is because engineering is basically done through ocean-going vessel. All of us we have the biggest ports here. JNPT is there, Mundra is there, Chennai is there. So therefore, that is why there is an intrinsic advantage. But I'm sure the other states are also catching up. But as far as the MSME handholding is concerned, I think for that we will have to ask the government जो PLI scheme चल रही है, वो PLI scheme में अभी at the moment 250 crores minimum investment है, वो तो MSME नहीं कर पाएगा. So we are requesting the government की जो PLI scheme आप MSME के लिए लेके आइए, so that current technology can come in. They can be part of having the current technology and current latest AI and other things. And with that in mind, they should be able to come up to a standard which is world class. Uske liye, definitely we will need some investment, some handholding from the government. And also, I think we will have to invest in skill development programs so that at least our MSMEs are getting to a level which is world class. पंकज जी, यूएसए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के टॉप मार्केट्स में शुमार है। कोई ऐसे नए रीजन्स जिनमें आपको दम दिख रहा हो? वहीं आइटम्स के डाइवर्सिफिकेशन पर आप क्या शेयर करेंगे? Highest is US, second highest is EU, but the WANA region has come in also as third highest. So there again in WANA region we have done quite well. So I think WANA region would be one region which is going to definitely help us. And the third we would also be looking at Latin America. As far as the items are concerned, I think we are diversifying our basket. I agree that iron and steel is still 20%, the biggest portfolio as far as the engineering sector. But auto components, electrical machinery, mechanical machinery, the machinery building sector, that has also developed. So that will definitely help us a lot because that is finished goods export. It is like this thing. So वो एक sector काफी बढ़ रहा है. Auto components बहुत तेजी से बढ़ रहा है. We are getting a very major share in that market. आइए फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। आकाश जी, इस समय इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है?
एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें अग्रेसिवली मार्केट में जाना चाहिए, और जब वो अग्रेसिवली मार्केट में जाएंगे तो उनको बिजनेस मिलेगा। उसके लिए पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग इम्पेटस, और ये ज़रूरी है। सबसे बड़ी अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो देखिए, जब हम ग्लोबल स्टेज पे कुछ बेचने की बात करें तो हमें क्वालिटी दैट्स वर्ल्ड क्लास का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है, हम इंडिया में जब मैन्युफैक्चर करते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से या कोई चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में प्रोसेस सर्कमवेंट करते हैं, और स्पेशली एमएसएमई इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग में प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वालिटी माइंडसेट एंड जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट, इसके ऊपर ध्यान अगर हम दें तो आई थिंक वील बी एबल टू सक्सीड। पंकज जी, फेयर्स में पार्टिसिपेशन का दायरा बढ़ सके, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स भी शामिल हो सके, इसको आप कैसे देखते हैं? साथ ही क्या मार्केटिंग सपोर्ट को रिविजिट करना चाहिए? आपका लास्ट वर्ड। डेफिनेटली, आई मीन हम तो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अंडर द एमएआई स्कीम आप हमें एटलीस्ट अलाउ अस मैक्सिमम फेयर्स टू विजिट। तो हमारा स्कीम है जिसमें हम एक्सपोर्टर्स को लेके जाते हैं। वी पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फेयर्स, वी हैव आवर इंडी, एंड देन द गवर्नमेंट reimburses us the airfare and some amount of subsidy for the stalls. So what happens is that we are able to take not only first time exporters but जो newer exporters है जो और वैसे नहीं जा पाए to these difficult countries, तो definitely it बहुत help करेगा for emerging markets, difficult markets. We are looking at Russia, Inoprom Russia. That is one market because the rupee trade is now started to do well. In looking at having an indie in South America so that we can carry all our exporters to South America. So उसके लिए हमें गवर्नमेंट की डेफिनेटली जरूरत है कि हमारे को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिले, हमारे फर्स्ट टाइम या न्यूअर एक्सपोर्टर्स को लेके जावें एंड दे कैन देन promote their products in this market. So we definitely need some support from the government on this. इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर इस सेशन में फिलहाल इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए पंकज चड्ढा, चेयरमैन ईईपीसी इंडिया, और आकाश शाह, पास्ट प्रेसिडेंट एमसीसीआई, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।